गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्कार। आज हम इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, आखिर क्षत्रिय राजाओं ने अंग्रेजों से लड़ाई क्यों नहीं की। चलिए आज एक खास सोर्स के हवाले से इस सवाल के एक अलग ही जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है जिस पर यह पूरा सोर्स केंद्रित है, क्या वाकई क्षत्रियों ने अंग्रेजों से युद्ध नहीं किया, और अगर नहीं किया तो इसके पीछे की वजह क्या थी। आइए देखते हैं कि यह सोर्स इस गुत्थी को कैसे सुलझाता है। इस पूरे नजरिए को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उस असली सवाल की, फिर समझेंगे कि अंग्रेजों को व्यापारी क्यों माना गया, हमलावर क्यों नहीं। इसके बाद समझौतों और प्रिवी पर्स की कहानी देखेंगे, फिर वकील बनाम क्रांतिकारी की दिलचस्प थ्योरी को जानेंगे, और आखिर में इस सोर्स से मिली एक चेतावनी पर बात खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सोर्स का बुनियादी तर्क आखिर है क्या, मतलब किस आधार पर यह अपनी पूरी बात रखता है। यह सब इस पर टिका है कि क्षत्रिय राजा अंग्रेजों को किस नजर से देखते थे। देखिए, इस सोर्स का जो मूल तर्क है वो ये है कि क्षत्रिय राजाओं के लिए अंग्रेज हमलावर या आतंकवादी नहीं थे, बल्कि व्यापारी थे, और इसीलिए उनके साथ रिश्ता युद्ध का नहीं बल्कि संधियों और समझौतों का था, और अपने वचन और संधि का पालन करना वो अपना धर्म समझते थे। तो फिर यह सवाल उठता है कि अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी ही क्यों माना गया, आक्रामक क्यों नहीं। यहीं पर यह सोर्स एक बहुत बड़ा फर्क बताता है, अंग्रेजों और भारत पर हमला करने वाली दूसरी ताकतों के बीच का फर्क। यहां एक बहुत दिलचस्प तुलना की गई है। सोर्स का कहना है कि मुगल जैसे आक्रमणकारी लूटपाट करने और अपना धर्म फैलाने के इरादे से आए थे, लेकिन अंग्रेज वो व्यापार करने आए थे, और उन्होंने यहां संधियां की थीं, अग्रीमेंट किए थे। सोर्स के मुताबिक यही वो बुनियादी फर्क था जिसकी वजह से दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया गया। और इसी सोच को ये लाइन बिल्कुल साफ कर देती है। युद्ध व्यापारियों के साथ नहीं अपितु आतंकवादियों और दुष्टों के साथ किया जाता है। मतलब उनका एक कोड था, एक नियम था। लड़ाई सिर्फ उनसे होगी जो नियम तोड़े, ना कि उनसे जो व्यापार करने आए हो। अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए ये सोर्स आज के जमाने के कुछ उदाहरण देता है। सोचिए जरा, आज ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लंदन में बहुत सारी जमीन भारतीय व्यापारियों के पास है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन को उन सभी को वहां से निकाल देना चाहिए? ये सवाल सोर्स इसलिए पूछता है ताकि व्यापार और राजनीतिक रिश्ते को समझाया जा सके। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि क्षत्रिय लड़े ही नहीं। सोर्स इस बात को भी साफ करता है कि जब जब अंग्रेजों ने संधियां तोड़ी, समझौतों का अपमान किया, तब तब उन्हें जवाब मिला। जैसे मारवाड़ के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। जब नियम टूटे तो युद्ध भी हुआ। अब समझौतों की बात हो ही रही है तो एक बहुत जरूरी समझौते पर आते हैं, प्रिवी पर्स। ये वो वित्तीय वादा था जो रियासतों के भारत में विलय के वक्त किया गया था। पर इस वादे का क्या हुआ, चलिए देखते हैं। तो ये प्रिवी पर्स आखिर था क्या? कई लोगों को लगता है कि ये राजाओं की निजी जमीन का पैसा था। नहीं, सोर्स के मुताबिक ये एक स्थायी भत्ता था जो उनके राज्य के रेवेन्यू के आधार पर तय हुआ था। ये भारत में विलय के समझौते की एक अहम शर्त थी। तो कहानी शुरू होती है 1947 में, जब प्रिवी पर्स देना तय हुआ। लेकिन फिर 1971 में एक बड़ा मोड़ आता है। संविधान में 26वां संशोधन करके इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। सोर्स के लिए ये एक वादा खिलाफी थी, एक टूटा हुआ समझौता। और यहीं पर यह सोर्स एक बहुत तीखा सवाल खड़ा करता है, क्या प्रिवी पर्स को खत्म करना सिर्फ एक राजनीतिक चाल थी? क्या इसका असली मकसद राजाओं की बची खुची संपत्ति को हड़पना और अपनी राजनीति को चमकाना था? अब कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ये सोर्स आज़ादी की लड़ाई के अंदर ही दो अलग अलग तरह के लोगों की बात करता है। एक तरफ क्रांतिकारी और दूसरी तरफ बुद्धिमान वकील। और सोर्स का मानना है कि दोनों के रास्ते और अंजाम दोनों ही बिल्कुल अलग थे। ये टेबल देखिए, ये फर्क एकदम साफ कर देती है। एक तरफ थे क्रांतिकारी जैसे बोस, आजाद, भगत सिंह। उन्हें अंग्रेजों से क्या मिला? सख्ती, फांसी, प्रताड़ना। और सोर्स के अनुसार सत्ता में नतीजा कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ थे बुद्धिमान वकील, जिन्होंने संधि और एग्रीमेंट का रास्ता अपनाया और आखिर में पूरा राजपाट हासिल कर लिया। सोर्स का दावा यहीं पर और भी बड़ा हो जाता है। उसका कहना है कि आज़ादी के बाद जो सत्ता बनी, उसमें इन क्रांतिकारियों की कुर्बानी को कोई जगह नहीं मिली। न तो उन्हें, न ही उनके वंशजों को कोई पद या सम्मान दिया गया। और ये सारी बातें हमें सोर्स के सबसे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर ले आती हैं, एक चेतावनी। इतिहास की इस पूरी कहानी से सोर्स हमें क्या सिखाना चाहता है?
निष्कर्ष बहुत सीधा और सपाट है। क्रांतिकारियों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उनकी सारी मेहनत, सारा बलिदान सब व्यर्थ गया, क्योंकि उन्हें सत्ता में कोई हिस्सा नहीं मिला। तो फिर सवाल यह है कि सारा फायदा मिला किसे? आजादी की लड़ाई का फल किसने चखा? सोर्स का जवाब है उन बुद्धिमान वकीलों ने। उन्होंने ही क्रांतिकारियों की मेहनत का पूरा लाभ उठाया। और इसी सब के आधार पर यह सोर्स एक आखिरी सलाह या चेतावनी देता है, इसलिए बुद्धिमान वकीलों के फायदे के लिए क्रांतिकारी नहीं बनना चाहिए। मतलब ऐसी क्रांति का क्या फायदा जिसका फल कोई और ले जाए? और आखिर में ये सोर्स हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसकी लड़ाई में क्रांतिकारी बने? अगर आपकी लड़ाई का फायदा किसी और को मिलना है तो क्या वो लड़ाई लड़ने लायक है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें संघर्ष, बलिदान और राजनीति के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।